हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की व्याकरण का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा, आज हम पहले भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के बारे में सभी जानते हैं कि अपने मन के विचारों को या भावों को जब हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। अब आप देखिए, दिए गए चित्रों की ओर ध्यान दें। जो आपकी बुक में ये चित्र दिए गए हैं, इनकी तरफ एक बार ध्यान से देखिए। बच्चा रो रहा है तो अनुभव के आधार पर दादी को उसके मन की बात पता चल जाता है। वह बहू से कह रही है कि बच्चे को भूख लगी है। दादी को कैसे पता चल रहा है? उसके रोने से कि बच्चे को क्या लगी है? भूख। इसलिए वो अपनी बहू से कह रही है कि वो भूखा है। दूसरा चित्र देखिए। हमारे आसपास कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ध्वनि का उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। ध्वनि यानी कि बोलने, जो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए जिनको सुनाई नहीं देता कोई भी आवाज़, ध्वनि आवाज़, किसी भी आवाज़ को जो लोग सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अपने हाथों और उंगलियों के इशारे से अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे जो गूंगे लोग होते हैं, वो बोल नहीं पाते, बहरे लोग सुन नहीं पाते, तो अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं दूसरे के सामने? उंगलियों के इशारों से। जैसे ये बच्चा उसको इशारा कर के अपनी बात समझा रहा है। तीसरा चित्र देखिए। ट्रेन का ड्राइवर सिग्नल का रंग लाल देखकर गाड़ी रोक देता है। अब सिग्नल लगा हुआ है यहाँ पर, उस पर रेड लाइट हुई है। रेड लाइट का मतलब रुकना, लाल बत्ती का। तो ट्रेन का जैसे ही जो ड्राइवर है वो गाड़ी रेड लाइट को देखता है तो गाड़ी को वहीं की वहीं रोक देता है। ये एक संकेत है, इशारा दिख रहा है, उसको इशारा मिल रहा है आगे से रेड लाइट का। चौथा चित्र देखिए आप। आउट, एक उंगली के उठाने का यही भाव क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा ग्रहण किया गया। क्रिकेट में आप देखते हो ना, जब कोई आउट होता है तो एम्पायर एक उंगली ऊपर उठा देता है। उस इशारे को ही सब खिलाड़ी समझ जाते हैं वो आउट हो गया। इसी प्रकार ये आउट का इशारा कर रहा है। इन उदाहरणों से आपको पता चल रहा है कि संप्रेषण संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। संप्रेषण यानी कि आपकी जो बात का आदान प्रदान है, आपके विचारों को जो प्रकट करने का भाव है, वो इशारों के माध्यम से भी किया जा सकता है। गूंगा व्यक्ति संकेतों से अपनी बात समझा सकता है, इशारों से अपनी बात समझा सकता है ना कोई गूंगा व्यक्ति। इनको हम भाषा नहीं कह सकते। जो इशारों से बात समझी जाती है उसको हम भाषा में नहीं रखते हैं, उसको हम भाषा नहीं कहते, क्योंकि इन्हें लिखा, पढ़ा या बोला नहीं जा सकता। जो इशारे होते हैं उनको ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ही हम पढ़ सकते हैं, इसलिए ये भाषा का रूप नहीं कहलाते। लिखकर, पढ़कर, बोलकर अपने भावों व विचारों को आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। जब हम किसी अपने विचारों को लिख कर बताते हैं या बोल कर बताते हैं या पढ़कर बताते हैं, तो उस विचारों का जो आदान प्रदान एक दूसरे से एक दूसरे के विचारों को सुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना, यही भाषा कहलाता है। इसी भाषा कहा जाता है। सांकेतिक रूप इशारों को भाषा नहीं कहते। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। संस्कृत की एक धातु है भाष, जिससे भाषा शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना। भाषा के माध्यम से हम अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसे लिखकर, पढ़कर और बोलकर व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि हमारे मन में जो भाव हैं, जो हम सोचते हैं, किसी विषय को लेकर हमारे क्या विचार हैं, अगर हम दूसरे को बताना चाहते हैं तो वो कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बताएंगे? बोलकर या लिखकर। तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे आज अध्यापक ने डिब्बाबंद खाने पर अपने विचार व्यक्त किए। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि जो अध्यापक है वो एक डिब्बाबंद जो पैकिंग का खाना आता है उसके ऊपर अपने विचार, यानी कि वो क्या सोचता है उस बारे में वो बता रहा है। शोभित दूसरा है, शोभित ने अपनी कविता सुनाई। शोभित क्या कर रहा है? कविता सुना रहा है। तो कविता सुनाई जा रही है और लोग उसको सुन रहे हैं। सुनकर भी वो बोलकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, उसकी कविता को।
तीसरा है सभा में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा गया। जब पूरी सभा थी, प्रधानमंत्री ने जो संदेश भेजा था उसको पढ़कर सुनाया जा रहा है और एक व्यक्ति पढ़ रहा है और दूसरे व्यक्ति उस संदेश को सुन रहे हैं। चौथा है परीक्षा में तुमने किस विषय पर निबंध लिखा है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि परीक्षा में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे किस विषय पर आपने निबंध यानी कि प्रस्ताव लिखा था। उपयुक्त उदाहरणों में लिखने, बोलने, सुनने, सुनाने, पढ़ने की स्थितियों का बोध हो रहा है। हर सेंटेंस में है ना, कम कोई बोलकर बता रहा है, कोई सुनकर समझ रहा है, कोई पढ़कर बता रहा है। इस तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं। इन सारी स्थितियों में भाषा का प्रयोग हो रहा है। बोलने में, सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में, सब चीज़ों में किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है? भाषा का। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। समाज में भाषा के दो रूप मान्य हैं। दो रूप ही हैं जिनको हमारे समाज में मान्यता मिली हुई है, जिसको हम सही मानते हैं। कौन सा? एक तो मौखिक रूप और एक लिखित रूप। इनको ही भाषा के सही रूप माना जाता है। सांकेतिक रूप जो इशारों में भाषा बोली जाती है उसको भाषा का रूप नहीं मानते। ठीक है, तो पहला है पहले चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं। यह भाषा का क्या है? मौखिक रूप। क्यों है? क्योंकि जो नेताजी हैं वो बोलकर भाषण दे रहे हैं, लिखकर नहीं दे रहे, बोलकर दे रहे हैं। तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाया? मौखिक, क्योंकि वो उसको बोल रहे हैं। दूसरे चित्र में छात्र प्रश्न पत्र हल करने के लिए उत्तर लिख रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। आप दूसरी पिक्चर में देखोगे बच्चा लिख रहा है, उसको जो क्वेश्चन पेपर यानी कि जो प्रश्न पत्र मिला है उसको सॉल्व कर रहा है, उसके उत्तर को वो एक कागज पर लिख कर बता रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? मौखिक रूप। यह भाषा का मूल रूप है परंतु स्थायी रूप नहीं है। ये भाषा का मेन रूप तो है पर स्थायी नहीं है, एक जगह रहने वाला नहीं है। क्योंकि स्थायी क्यों नहीं है? बोलते हैं तो बोला हुआ तुरंत, लिखा हुआ लंबे टाइम तक रहता है, बोला हुआ कुछ टाइम तक ही। जब तक वो बोल रहा है तब तक हम सुन रहे हैं। जब हम परस्पर बातचीत करते हैं, किसी को कुछ बता रहे होते हैं या भाषण आदि दे रहे होते हैं, तब हम भाषा के किस मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। फ़ोन पर बात करना या रेडियो आदि में भी भाषा का सही यही रूप प्रयोग किया जाता है। वो क्या बता रहे हैं कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं या किसी से बोलते हैं, रेडियो पर हम खबर सुनते हैं या कोई गाने सुनते हैं, तो वो भाषा का क्या रूप होता है? मौखिक, क्योंकि वो बोलकर बताया जा रहा होता है। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक भी अधिकाधिक मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। जब आपको कक्षा में, आपकी क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो किस रूप का, हाँ, तो वो भाषा का कौन से रूप का प्रयोग करते हैं? मौखिक, क्योंकि वो आपको बोलकर पढ़ा रहे होते हैं बेटा। इसलिए जब वो आपको बोलकर पढ़ाते हैं तो वो भाषा का कौन से रूप का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? मौखिक रूप का। अनपढ़ व्यक्ति भी भाषा के इसी रूप में अपने विचार और भाव दूसरों के सामने रखते हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति, अनपढ़ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता बेटा, वो भी अपने मन के विचारों को, अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे रखते हैं? बोलकर। तो भाषा का कौन से रूप को ज़्यादा प्रयोग करते हैं? मौखिक रूप को। ओके, जो बोलकर प्रयोग की जाती हैं वो भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा है लिखित रूप। अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आता है। यानी कि अब जो हम अपने, हमारे मन में भाव हैं, जो भी हमारी मन की भावनाएं हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, जो हम सोचते हैं किसी विषय के बारे में, उसको अगर हम लिख कर किसी को देते, जैसे हम पत्र लिखकर अपनी भाव जैसे हम अपने फ्रेंड से या अपने माँ बाप से दूर बैठे हैं, काफ़ी दूर है, पहले के ज़माने में पत्र लिखे जाते थे, आज के ज़माने में फ़ोन किए जाते हैं। तो जैसे हम पत्र लिखते थे तो वो अपने मन के जो भी विचार, जो भी हम अपने माँ बाप को बात बताना चाह रहे हैं या अपने दोस्त को बताना चाह रहे हैं, तो हम उसको लिख कर एक पत्र पर व्यक्त करते थे, बताते थे और फिर उसको वो भेजते, तो वो भाषा का लिखित रूप होता था। यह मौखिक भाषा के बाद विकसित रूप हुआ है। मौखिक भाषा के बाद ज़्यादातर ये भाषा लिखित रूप प्रयोग किया जाने लगा है। जब मानव का काम मौखिक भाषा मात्र से चलना मुश्किल हो गया, जब जो मानव हमारा काम था, मनुष्य का जो काम था वो बोलने से ही नहीं चला, लिखना भी ज़रूरी हो गया। अगर लिखित भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता नहीं चलता। अब हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत
पढ़ते हैं, वो कहीं लिखी हुई है तभी उस पर नाटक बनते हैं, तभी वो पढ़ी जाती है। अगर वो लिखी नहीं हुई होती तो हम उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो हमें आज पता ही नहीं होता कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, हमारा भारत का इतिहास क्या है, कौन से राजा हुए। अगर वो कहीं लिखा नहीं होता तो हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलता। वो सिर्फ मौखिक होता, बोलकर बताया गया होता, तो क्योंकि बोलकर बताने वाले लोग तो चले गए। अब जो लिख कर गए हैं उसको वो सालों साल हमारे पास रहा, जिससे हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में आज भी पता चल रहा है, हजारों सालों बाद भी। तब वह भाषा की ध्वनियों को प्रतीकों में ढालकर उसे लिखित रूप देने का प्रयास करने लगे। जब मनुष्य को लगा कि भाई सिर्फ भाषा बोलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर हम बोलेंगे उसको लिख कर नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको पता ही क्या चलेगा कि हमारे क्या विचार थे। तो इसलिए मानव ने क्या ध्वनियों के प्रतीक बनाए, चिन्ह बनाए, और फिर उन्हें लिख कर रखने लगा, लिखने का प्रयास किया उसने। इन प्रतीकों को हम अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट आदि के रूप में जानते हैं, जैसे क, ख, ग, अ, बड़ा अ, ई, उ। ये क्या है? अक्षर हैं जिनको हम पहचानते हैं, जिनसे हम अपने वाक्य, अपने शब्द बनाते हैं। जब मानव इन्हीं के माध्यम से अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने लगा है, यही भाषा का लिखित रूप है। आज आप जो व्याकरण की पुस्तक सुगमता सहजता से पढ़ रहे, जो ये आप व्याकरण की आज पुस्तक है, बड़ी सुगमता यानी कि बड़ी सरल, बड़े आसानी से पढ़ रहे हो, बड़े आराम से पढ़ रहे हो, भाषा के लिखित रूप का विकास का ही परिणाम है। वो भाषा का जो लिखित रूप है, लिख कर रखने वाला, उसका ही एक रूप है, परिणाम है, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इतना कुछ। अगर ये सब बोला हुआ होता तो कितना याद रहता, और कौन सुनाता उसे। लिखा हुआ रूप हमेशा हमारे पास सहेज कर, संजो कर, यानी कि लंबे समय तक हमारे पास बना रहता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के दोनों रूपों का महत्व। दैनिक व्यवहार में, यानी कि जो हमारा दैनिक व्यवहार, जो हम रोज़ व्यवहार करते हैं, रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, दिन में जो हम रोज़ काम करते हैं, दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप ही सामान्यतः प्रयोग में अधिक लाया जाता है। ज़्यादातर पूरा दिन में हम बोलकर ही बात ही करते हैं, बोलकर ही बातें करते हैं ना, कोई भी काम हो उसको बोलकर ही बताते हैं। लिखित भाषा का प्रभाव तो स्पष्ट है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य आज तक सुरक्षित है। अब हमारे पास भाषा का लिखित रूप है तो ही हमारा जो इतिहास है, हमारा जो साहित्य है, वो हमारे पास आज भी बहुत पुराने ज़माने से, हजारों साल पहले से लिखा गया रामायण महाभारत, इतिहास, धर्म ग्रंथ आज तक हमारे पास सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनके बारे में आज भी हम पढ़ पा रहे हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, अतः भाषा का लिखित रूप ही अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का लिखित रूप स्थायी यानी कि जो हमारे पास लंबे समय तक टिका रहता है, स्थायी टिका रहना। अगर आप किसी चीज़ को लिख कर रखते हो तो वो लंबे समय तक लिखी हुई आपके पास रहती है। जब आप बोल कर रखते हो, किसी चीज़ को बात बताते हो, तो वो उसी समय थोड़ा टाइम के लिए किसी को याद रहती है, फिर वो आगे भूल जाता है। अतः भाषा का लिखित रूप ही सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लंबे समय तक स्थायी रूप से हमारे पास रहता है। भाषा के अन्य रूप, भाषा के और भी अन्य रूप हैं। मातृभाषा, पहला है मातृभाषा। माँ तथा परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो अपने माँ बाप से, अपने परिवार से जैसी भाषा वो बोलते हैं उसके साथ वैसी ही भाषा वो सीखता है, बोलना सीखता है, क्योंकि उस टाइम वो पढ़ता नहीं है। वो अपने आसपास का जो उसका वातावरण होता है, उसके माँ बाप, उसके घर परिवार, उसके भाई बहन जो भाषा बोलते हैं, बच्चा उसी को सीखना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा, जो अपने माँ और परिवार द्वारा सीखी गई हो। दूसरा है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब जो ज़्यादातर लोगों द्वारा, यानी कि राष्ट्र के जो ज़्यादातर लोग हैं उन द्वारा बोली जाए, जैसे अब इंडिया है, भारत है हमारा, भारत में ज़्यादातर भाषा, ज़्यादातर राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। ज़्यादातर जो नागरिक हैं भारत के वो हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ तो ये हमारी क्या बन गई? राष्ट्रभाषा, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है।
राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हिंदी संविधान में जो हमारा संविधान है उसमें भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा स्वीकार किया हुआ है। राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, पर अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखा गया। राजभाषा जिसमें ऑफिशियल काम होते हैं, जो हमारे राजभाषा का सरकारी कामकाज है, कोर्ट कचहरी के कामकाज है, जो हमारे कानूनी कार्रवाई प्रशासन के काम है, वो किस भाषा में होते हैं? हिंदी में होते हैं। तो हमारे जो संविधान है उसमें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया, की मान्यता दी गई, उसको माना गया। पर जो इंग्लिश है उसको उसकी सहभाषा यानी कि उसके साथ प्रयोग ट्रांसलेट कर सकते हैं हम उसको, जो हमारे कानून सरकारी काम है वो हिंदी भाषा में ही होते हैं, उसको इंग्लिश को उसकी सहभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब हम पढ़ेंगे आगे संकेत भाषा। आपने इस अध्याय के शुरू में कुछ चित्र देखे थे, आपने शुरू में देखे ना, आप 3-4 चित्र जो संकेतिक थे। इन चित्रों में रेल के रुकने के लिए लाल सिग्नल, एम्पायर द्वारा आउट होने का संकेत वाला भी चित्र देखा। स्पष्ट है कि आज भी हमारे रोजाना के जीवन में बहुत सा काम संकेतों के माध्यम से होता है। स्पष्ट है कि ये संकेत हमारे विचार एवं हाव भाव स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। संकेतों द्वारा हम अपने मन के विचारों को भी प्रकट कर सकते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कर भी रहे हैं। जैसे रेड लाइट दिख जाती है तो हम रुक जाते हैं, ये भी एक संकेत है हमें कि यहाँ पे रुकना है। ट्रेन को लाल झंडी दिखाई जाती है रुकने के लिए, हरी झंडी दिखाई जाती है चलने के लिए। ये इशारे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हीं संकेतों की उचित व्यवस्था को आप संकेत भाषा कह सकते हैं। जैसे रोगी वाहन के रूप में कुछ विशेष निशान दर्शाने होते हैं, जो आपकी एम्बुलेंस होती है, जो रोगी वाहन बोलते हैं, जो रोगी यानी कि बीमार व्यक्ति है उसको ले जाने वाला वाहन जिसको एम्बुलेंस बोलते हैं, उस पर कोई जैसे प्लस का साइन लगा होता है, उससे हमें पता चल जाता है ये क्या है, एम्बुलेंस है। तो नए पड़ोसी के दरवाजे पर निशान देखने पर उनके डॉक्टर होने का पता चल जाता है। जैसे हम घर के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं, उस पर प्लस का साइन लगा दिया तो हमें पता चल जाता है ये डॉक्टर का घर है। तो ऐसे कुछ निशान होते हैं जिनको देखकर हम समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। संकेत भाषा की अपनी सीमा होती है, उसकी एक लिमिट होती है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। सब सांकेतिक भाषा की यही सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हर कोई से हर जगह यूज़ नहीं कर पाते हम इसे। संकेतों के साथ जो भाव का विचार जुड़ा होता है वह प्राय अपूर्ण भ्रमक होता है, भ्रम भी पैदा कर सकता है। अब कोई मान लो आपको आने का इशारा कर रहा है, इशारे को आप समझ रहे हो, क्या पता वो आपको ना बुलाकर आपके पीछे वाले व्यक्ति को बुला रहा हो, तो भ्रम हो गया ना कि शायद वो मुझे बुला रहा था, आप आ गए। तो वो भ्रमक स्थिति होती है, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता कि वो हमें ही बुला रहा है। इसलिए सांकेतिक भाषा जो है उसे अपूर्ण और भ्रमक माना गया है, यानी कि वो पूरी तरीके से पूरी भी नहीं है और भ्रम यानी कि भटकाने वाली है। आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न भाषाएं। बच्चों, दुनिया के हर देश और हर समाज में किसी न किसी भाषा का प्रचलन है। विश्व में प्रचलित कुछ मुख्य भाषाएं हैं अंग्रेजी। जैसे दुनिया में हर देश में हर समाज में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है बेटा, और पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित यानी कि चली हुई हैं, मानते हैं जिन्हें बोली जाती हैं। जैसे अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, हिंदी है, चीनी है, स्पेनिश है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पश्तो आदि। ये बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे देश भारत में भी बहुत सी भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। हम बोलते हैं, भारत में भी अनेक तरह की भाषाएं बोली भी जाती हैं और समझी भी जाती हैं। हमारे संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि 22 भाषाओं को हमारे भारत में संविधान में स्वीकार किया गया है जो बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? हिंदी, उर्दू, डोगरी, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, बंगला, मैथिली, मलयालम, संस्कृत, ओडिया, असमिया, नेपाली, बोडो, कश्मीरी, संथाली, मणिपुरी।
इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। राजभाषा में ही सरकारी कार्य संपन्न किए जाते हैं। जो हिंदी है उसको राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है उसमें, क्योंकि जो हमारे सरकारी कामकाज है, जो हमारे ऑफिशियल कामकाज है, वो हिंदी भाषा में ही होते हैं, इसलिए उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है, संविधान में इसे स्वीकारा गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? आपने अपनी पुस्तक में क लिखा देखा है, उसके बाद आपने क ध्वनि उच्चारित की है, यानी कि उसे बोला है, सुना है। आपने इसका कारण सोचा है क्यों, कि ऐसा क्यों? क ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए क चिन्ह लिखा गया है। कै को दिखाने के लिए आपकी समझो, उसे सुनो, तो उसका एक चिन्ह बनाया गया है, कै लिखा गया है। इसी चिन्ह के तरीके को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। प्रत्येक लिखित भाषा में निश्चित ध्वनियों के लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित किया गया है। जब हम किसी को कोई शब्द वर्ड अक्षर बोलते हैं तो उसका एक निशान बना होता है, जिसे लिपि कहा जाता है, जिसे वर्ण या अक्षर भी कहा जाता है। उन चिन्हों को वर्ण भी बोलते हैं हम, और अक्षर भी बोलते हैं। इन चिन्हों के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। इन चिन्हों के लिखने का जो तरीका होता है ना, उसको हम लिपि कहते हैं। जो उनकी बनावट होती है उनको हम लिपि बोलते हैं। अतः वर्णों या अक्षरों के लिखने की निश्चित विधि या तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। जिस तरीके से हम अक्षर बनाते हैं, कि हमने कै बनाना है तो हम कै को ऐसे मोड़ कर ही बनाते हैं और एक तरफ से ऐसे खोल कर ही बनाते हैं। तो वो जो लिखने का तरीका है ना कै का, वो ही लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपि के बारे में जानें। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी, तीनों भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। अंग्रेजी की रोमन। विशेष देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। पहले ब्राह्मी लिपि थी, उससे ही देवनागरी लिपि बनी है। अब हम पढ़ेंगे आगे बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। इसका रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। एक भाषा के प्रसार क्षेत्र के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं। बोली जो है वो भाषा का कैसा रूप है? क्षेत्रीय रूप, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और वो एक बोली भाषा जो होती है वो पूरे देश में बोली जाती है। बोली जो होती है वो राज्यों में बोली जाती है। तो उसका क्षेत्र क्या होता है बेटा? एक सीमित होता है, सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। और एक भाषा का प्रसार क्षेत्र के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। एक भाषा के अंदर कई बोलियां आती हैं। जैसे हिंदी भाषा के अंदर हरियाणवी, पंजाबी, ऐसे अलग अलग तरह की कई बोलियां आती हैं। जैसे बुंदेली, अवधी, ये बोलियां आती हैं। बोली का सामान्य मौखिक प्रयोग ही होता है। बोली जो है वो ज़्यादातर बोली जाती है, लिखित रूप नहीं होता उसका। उसमें क्या होता है? मौखिक रूप होता है। जैसे अब हरियाणवी है, हरियाणवी में कोई आप पढ़ते हो तो कोई किताब हरियाणवी में लिखी नहीं जाएगी, उसको बोला जाता है। हम हरियाणवी में चुटकुले सुनते हैं, अब गीता है, लोग पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, तो हरियाणवी सिर्फ बोली ही जाती है बेटा, लिखी नहीं जाती कहीं पर। आजकल कई बोलियों का लिखित रूप भी सामने आने लगा है, पर कई कई जगह कई बोलियां जैसे उनका लिखने वाला रूप भी हमारे सामने आया है। जैसे हिंदी में भोजपुरी, ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी आदि बोलियां लिखी भी जाती हैं। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे और उसका प्रयोग मौखिक व लिखित दोनों रूपों में होने लगे तो वह बोली उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे अब कोई बोली है, अवधी है, जैसे अवधी लगा लो आप, अवधी है, उसमें जैसे रामचरितमानस जो अवधी बोली में लिखा गया है, तो भाषा का उपरूप बन गई, क्योंकि वो मौखिक रूप भी बोली भी जा रही है और लिखी भी जा रही है, तो वो दोनों रूप बन गए हैं ना। तो वो उपभाषा कहला सकती है, अवधी हो गई। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत ब्रज और राजस्थानी जैसी बोलियां उपभाषा मानी जाती हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा में कौन कौन सी बोलियां? पश्चिम साइड में जो बोली जाती है वहाँ हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी बोली जाती है। जैसे पूर्व साइड में कौन सी बोली जाती है? अवधी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली। उत्तर साइड में कौन सी बोली जाती है? गढ़वाली। और दक्षिणी साइड में कौन सी बोली जाती है? दक्खनी हिंदी। अब हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों, जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ
वैसे वैसे उसके संबंध में कई आवश्यक नियमों की स्थापना की गई। जैसे जैसे भाषा विकसित हुई, बढ़ी, उसका विकास हुआ, वैसे वैसे कई नियम बना दिए गए उसके लिए। हर भाषा में उसके अपने नियम होते हैं, हर भाषा के अपने एक नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर उन नियमों का पालन करके भाषा को ना बोला या लिखा जाए तो वो गलत हो जाती है, उसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो बदल जाता है। भाषा संबंधी नियमों की व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं। भाषा से संबंधित जो नियम है उनको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में बताया गया है कि हमारी भाषा को किस नियमों के अनुसार बोला, पढ़ा, लिखा जाता है। इसकी सहायता से हम वर्ण, शब्द और वाक्य के शुद्ध प्रयोग से परिचित होते हैं। इस व्याकरण की सहायता से ही हमें सही शब्द का पता चलता है कि ये शब्द सार्थक यानी कि इसका कोई मतलब है या नहीं, या ये निरर्थक है। ऐसे ही शुद्ध वाक्य गलत तो नहीं लिख रहे, या कैसे सही लिखना है वो व्याकरण के माध्यम से ही हमें पता चलता है, उसके ज्ञान होने से ही। इस तरह हम भाषा को उसके शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलना भी और लिखना भी सीखते हैं। जैसे अब आप ये 2 चित्र देख रहे हो, इसमें लिखा चाय बन रहा है। चाय बन रहा है या चाय बन रही है? वो चाय बना रही है। तो और दूसरा क्या है, छात्र पुस्तक पढ़ रही है, वो छात्र है, पुल्लिंग है, वो पढ़ रही नहीं आएगा। तो ये दोनों ही चित्र गलत दिखा रहे हैं। दोनों उदाहरणों को देखें, वाक्य अटपटे और गलत लग रहे हैं। क्यों, आपको मालूम है? दोनों वाक्य गलत हैं। चाय बना रहा है, वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? चाय बन रही है। चाय अपने आप बन रहा नहीं है, चाय बन रही है। इसी तरह छात्र पुस्तक पढ़ रही है, वाक्य भी गलत है। सही वाक्य क्या है? छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। पिछली कक्षा में व्याकरणों का पूर्व ज्ञान होने के कारण आपको वाक्य के सही प्रयोग की सामान्य जानकारी है। आपने पहले भी पढ़ी है व्याकरण की बुक, तो आपको सेंटेंस के बारे में सही जानकारी है कि क्या सेंटेंस गलत है और क्या सही है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए कोई भी भाषा हो, आप उसको अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको उस व्याकरण का ज्ञान, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण एकमात्र साधन या शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का पता चलता है, इसलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के अंग, अब हम व्याकरण के अंग, अब हम व्याकरण के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के मुख्य कितने अंग बताए हैं इसमें? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग किए गए हैं। पहला अंग क्या है? वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग में वर्णों या अक्षरों के स्वरूप, भेद, उदाहरण आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण यानी कि एक अक्षर, जैसे क, ख, ग, ये एक अलग अलग अक्षर है। इनके बारे में, इनके अक्षरों का स्वरूप कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या भेद है, यानी कि क्या इनमें अलग अलग डिफरेंस है, इनको किस तरीके से बोला जाता है के ऊपर के बारे में सोचा जाता है, विचार किया जाता है कि किस तरीके से ये बनाने लिखने हैं। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस अंग में शब्दों के रूप, बनावट, भेद, लिंग, बनावट आदि के विषयों पर विचार किया जाता है। अब व्याकरण के इस अंग में क्या आता है? शब्दों के रूप। शब्द बनाते हो आप, अक्षरों से शब्द बनते हैं। शब्दों के रूप की वो किस तरीके से बना है, उसकी बनावट की आपने वो सही लिखा है नहीं लिखा, भेद क्या डिफरेंस है इसमें, लिंग वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बनावट किस तरह वो आपने सही लिखा है, उसकी बनावट सही बनाई है या नहीं, आदि के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने और अलग करने के ढंग तथा विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो किससे रिलेटेड है, किस विषय से रिलेटेड है, या उसका किससे संबंध है। जैसे राम सीता खेल रहे हैं, राम और सीता क्या कर रहे हैं? खेल। राम का सीता से क्या संबंध है? इस तरीके से वो बनाए जाते हैं। अलग करने, उनको अलग अलग, जैसे हम अलग करने का ढंग वाक्यों को, और चिन्हों, विराम चिन्ह जो उसको वाक्य कंप्लीट होने के बाद जो हम चिन्ह लगाते हैं, विराम चिन्ह की, अब ये वाक्य कंप्लीट हुआ, उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में ध्यान
विशेष विचार किया जाता है। जैसे ऊपर कहा जा चुका है कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है जिसके माध्यम से हम उस भाषा को सीखते हैं। आगे के अध्यायों में हम हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण का अध्ययन भी उपरोक्त 3 अंगों के अंतर्गत करेंगे। जो हिंदी व्याकरण का भी के बारे में भी हम पढ़ेंगे ना, वही 3 विचारों के आगे पढ़ेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड, थैंक यू।